हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे अक्सर कि भाई ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये जब इलेक्शन कर रही होती हैं तो ये फ्री में पैसा बांट रही होती हैं, है ना। कभी कभी तो जैसे अभी हमने देखा था दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो अलग अलग स्कीम्स लेकर आए थे जिसमें फ्री में पैसा बांटा जा रहा था। तो क्या सारी गवर्नमेंट्स ऐसा आसानी से कर सकती हैं? क्या यहाँ पर हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या गवर्नमेंट्स का जितना मन चाहे वो इस तरह से पैसा उड़ा सकती हैं? ऑफ कोर्स नहीं उड़ा सकती। अगर ऐसा करेंगे, सबको फ्री में पैसा बांटने लगेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ जाएगी कि भाई महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, आप देखोगे कि इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन पहले तो ऐसा हो जाता था, ऑफ कोर्स होता था ऐसा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये आया। अब इसका नाम क्या बता रहा है? इसका नाम बता रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और बजट मैनेज करते हुए काम करना है। और ये बातें किसको बोली गई हैं? ये बातें बोली गई हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई से बोलेगी लो भाई मेरे यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर दो, मुझे यहाँ से पैसा ला कर दो, वहां से पैसा ला कर दो, और आरबीआई को देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से ही यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में ये पर्टिकुलर एक्ट आया। अब बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की थी, लार्ज फिस्कल डेफिसिट फेस किया था। आपको पता है 1990s तक, है ना। और ये यहाँ पर 1980s के लास्ट में शुरू हो गया था। तो यहाँ पर अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था और इसका मोनेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर तक जा रहा था। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती ही जा रही थी और गवर्नमेंट को भी पता था कि बोरोइंग्स बढ़ रही है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अब गवर्नमेंट जो है उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो 2 वीक का जो इम्पोर्ट है उसका भी पेमेंट कर पाए। इसकी वजह से आ गया आपका इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 का। कॉन्सिक्वेंटली आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो भी आए थे आपके, कौन से वाले? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन। फिर बात हुई फिस्कल कंसोलिडेशन की कि भाई अब यहाँ पर हमें फिस्कल कंसोलिडेशन करना होगा, रिफॉर्म्स लाने होंगे, हमें हमारे खर्चों को कंट्रोल करना होगा, रिवेन्यू पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने अर्ली 90s में एक बहुत अच्छा स्टार्ट किया और फिस्कल कंसोलिडेशन जो था वो यहाँ पर फॉल्टर कर जाता है फिर से 1997 से 1988 में, ठीक है। अब फिर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तो इसीलिए हम लोग लेकर आते हैं हमारा एफआरबीएम एक्ट 2003। अब ये जो है ये बेसिकली एक एक्ट बन गया है 2003 में। और देखो एक्ट बनना क्या होता है, सबसे पहले ना हमारे पास में बिल वगैरह पास होते हैं, बिल जब पास हो जाता है उसके बाद वो एक्ट बनता है, पार्लियामेंट उसको पास करती है, प्रेसिडेंट का फाइनल जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंटर जनरेशनल इक्विटी है हमारे फिस्कल मैनेजमेंट में, एक तो उसे इंश्योर करना है, दूसरा जो लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसे देखना है, चौथा तीसरा यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन करना है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में, और ट्रांसपेरेंसी लानी है फिस्कल ऑपरेशंस में गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारे पास में यहाँ पर कम बोरोइंग्स हो, अच्छे से हम यहाँ पर अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहे। इसके अलावा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड काम करें, ऐसा नहीं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी अलग तरह से आ रही है, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पर इंश्योर कर रहा है ताकि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर पाए, क्या कर पाए? फिस्कल डेफिसिट को कम कर पाए। तो ये जो एक्ट है यहाँ पर इसने एम किया कि हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे इंडिया के फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम्स में। तो एक्ट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई इंडिया जो है वो अब फिस्कल स्टेबिलिटी अचीव कर ले, ये जो बार बार फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, इतनी ज्यादा बोरोइंग्स हो रही है, ये सब ना हो। और आरबीआई जो है अब उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए कि वो इन्फ्लेशन के साथ में डील कर पाए, जैसा कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी में भी देखते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट जो था वो यहाँ पर ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है इंडिया के डेट की, ठीक है।
अब इंडिया जो उधार ले रहा है उसको यहाँ पर आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां ज्यादा जरूरत है वहां पर हो। ऐसा ना हो गवर्नमेंट की पॉपुलिस्ट जो भी यहाँ पर पॉलिसीज हैं उनके लिए ऐसा कुछ होने लगे कि भाई गवर्नमेंट तो फिर ऐसी स्कीम्स निकालती रहेगी ना जिसमें फ्री खाना, फ्री पानी, फ्री राशन दिया जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत ही गरीब लोग जो हैं, ठीक है, उन्हें ऑफकोर्स यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सबको देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम्पावर करना है लोगों को, ना कि फ्री में चीजें बांटते रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट आया। अब एफआरबीएम एक्ट जो है वो आप देखेंगे कि भाई प्राइमरी रीजंस क्या थे। सबसे पहले तो फिस्कल इम्बैलेंस देखने के लिए मिला। अब इंडिया बहुत सिग्निफिकेंट फिस्कल इम्बैलेंसेस डील कर रही थी। फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ता जा रहा था और रिवेन्यू डेफिसिट जो था वो भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें हमारी इनकम, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट क्या है कि एक्सपेंस आपके इनकम से ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है ताकि ये जो लोन्स हैं, ठीक है, इनको रीपे कर पाए। तो ये जो इम्बैलेंसेस आए इसकी वजह से गवर्नमेंट और ज्यादा एक्सेसिव बोरिंग्स करने लग गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट आने लग गए, अनफेवरेबल इफेक्ट आने लग गए और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लग गया, महंगाई बढ़ने लग गई, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर वॉलेटाइल हो गए। फिर आती है बात पब्लिक डेट मैनेजमेंट की। अब आपको पता है आरबीआई क्या है। आरबीआई यहाँ पर पब्लिक डेट मैनेजमेंट करता है, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। अब जो पब्लिक डेट बर्डन हमारा बढ़ता जा रहा था तो एक कंसर्न बन गया गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसीलिए इफेक्टिवली हमें अब डेट मैनेजमेंट करना था। तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना था कि जो पब्लिक बोरोइंग्स हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल्स पर ना चली जाए कि भैया देश यहाँ पर डूबी जाए और यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो पाए। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है। तो फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो क्रूशियल था कि मेंटेन करना है हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो अनचेक्ड फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर आ रहे थे, ट्रेड इम्बैलेंसेस हो रहे थे, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, ओवरऑल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आने लग गई। तो यहाँ पर एफआरबीएम ने इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, इसको लेकर आया गया और एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रमोट किया गया। फिर आती है बात इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की। तो अगर आपकी फिस्कल पॉलिसीज अच्छी होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट जो है वही हमारे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमें एक कमिटमेंट दिखानी थी फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर कि भाई हम हमारे फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। फिर आती है बात लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो अनसस्टेनेबल फिस्कल प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के उसको हिंडर करता है। हम यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं अब उसके चांसेस कम हो रहे हैं। क्यों हो जाएंगे कम? क्योंकि यहाँ पर हमारी अनसस्टेनेबल फिस्कल प्रैक्टिसेस हैं। जो इनकम अर्न कर रहे वो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट और लोन पेमेंट में ही चली जा रही हैं, ठीक है। जो एसेट्स खरीद रहे हैं वो ज्यादा अच्छे काम के नहीं है, पॉपुलिस्ट यहाँ पर पॉलिसीज आ रही है गवर्नमेंट की। तो इसीलिए एक ऐसा फ्रेमवर्क लाने की बात हुई जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को और यहाँ पर प्रमोट करते हुए गवर्नमेंट को बोले कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं इफेक्टिवली उनको अलोकेट करो प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ हो, राइट। जैसे यहाँ पर आप इसरो लेकर आए, आप डीआरडीओ लेकर आए, राइट, ये सब बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, है ना। आप हॉस्पिटल्स लेकर आओ, आप एजुकेशन बढ़ाओ, ना कि आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हो कि आपके यहाँ पर जब भी इलेक्शन आ रहे हैं आप ऐसी ऐसी स्कीम्स लेकर आ रहे हो जिनका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। फिर यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन की बात हुई कि डिसिप्लिन्ड फिस्कल पॉलिसी जो है वो एफिशिएंट एलोकेशन कराती है रिसोर्सेज का। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कब करो, गवर्नमेंट को यहाँ पर आप केवल रिसोर्सेज एसेंशियल सेक्टर्स के लिए एलोकेट करने हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आती है बात एक्सटर्नल क्रेडिट वर्दीनेस की। अब जैसे हम लोगों को लोन देने के लिए बैंक हमारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहा है, ऐसे अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट से जाकर एज अ नेशन लोन लेते हैं या डेट लेते हैं, ठीक है, तो हमारी भी तो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होनी चाहिए।
तो एक कंट्री की फिस्कल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी अफेक्ट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबल फिस्कल पॉलिसीज हैं तो कंट्री की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो भी एनहांस हो रही होती है। फिर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, अकाउंटेबिलिटी की बात हुई टू गवर्नमेंट फाइनेंसेस। यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट्स लगाए गए फिस्कल डेफिसिट्स के लिए। एनकरेज किया गया गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आओ। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर बात हो रही है कि फ्यूचर जनरेशंस जो हैं उन्हें हमें सेफगार्ड करना है, तो फिस्कल डेफिसिट्स को हम कंट्रोल करेंगे, पब्लिक डेट को हम मैनेज करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास में जो इंटरेस्ट है हमारे फ्यूचर जनरेशंस का उनको भी हम सेफगार्ड कर पाए। ऐसा ना हो कि वो हमसे यहाँ पर एक्सेसिव डेट बर्डन्स लेकर यहाँ पर इनहेरिट कर कर तब अपनी जनरेशंस को सिर्फ वो डेट रिपेमेंट में ही लगा दें। ठीक है, अब आता है प्रोविजंस क्या है अंडर दिस एक्ट। ये तो था कि भाई क्यों यहाँ पर हम इस एक्ट को लेकर आए, तो इसी से हमें समझ में आएगा कि क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले तो बोला गया कि भाई फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी लेकर आ जाओ 2008-9 तक, जो अभी तक नहीं हो पाया। और जो एनुअल टारगेट है वो रखो यहाँ पर कि आप अपने जीडीपी का रिडक्शन करोगे ऑफ 0.03% ऑफ जीडीपी पर ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअली रिड्यूस होगा आपका जो टारगेट है बाय 0.3। जैसे इस साल यहाँ पर 2008-9 में आप 3% ले आए, अगले साल ये 2.7% लेकर आओ। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला कि भाई जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको भी आपको रिड्यूस करना है और लेकर आना है बाय 0.5% ऑफ द जीडीपी पर ईयर, और कंप्लीट एलिमिनेशन जो है वो आपका 2008-9 तक हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद में क्या बोला, इसके बाद इन्होंने बोला कि जो एक्ट है वो ना ही केवल आज जो प्रेजेंट है गवर्नमेंट उस टाइम 2003 में, ठीक है, उनके ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन जितनी भी फ्यूचर गवर्नमेंट आएंगी, मतलब सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन देश खड़ा रहना चाहिए, तो देश की जितनी भी गवर्नमेंट्स आने वाली हैं, जितनी गवर्नमेंट्स चल रही हैं, सबके ऊपर ये बाइंडिंग है। फिर इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया, मना करा कि गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से कोई भी बोरिंग्स नहीं कर सकती, अगर करनी है तो केवल वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट कर दी इन्होंने फिस्कल पॉलिसी से। एक्ट ने यहाँ पर बैन कर दिया कि अब यहाँ पर जो प्राइमरी इश्यूज है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाय आरबीआई, वो उनको यहाँ पर परचेज नहीं करने हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट डेफिसिट को आप यहाँ पर मोनेटाइज कर रहे हो। अब आपको पता है आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर इन सभी जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इन्हें क्या करती है, इन्हें इशू करती है। ठीक है, और सारी चीजें कराती है। तो अब आरबीआई को खुद नहीं बोला गया है कि आपको इन्हें परचेस करना है। फिर इसके बाद में इन्होंने बोला कि जो एक्ट है ये भी चाहता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स लेकर आए। पहला मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे। एज पर एक्ट यहाँ पर बोला गया कि जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी है आपकी, वो 4 फैक्टर्स यहाँ पर लेकर चलेगी और फॉर फिस्कल हेल्थ। पहला कि भाई रिवेन्यू कितने परसेंट है, रेवेन्यू डेफिसिट आपके जीडीपी के, फिर फिस्कल डेफिसिट कितना है, फिर टैक्स रिवेन्यू बताओ कि भाई परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना आ रहा है, और टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हमारी कितनी है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर अब कुछ टारगेट्स थे जिनको हमने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2007 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये जो हमारी डेडलाइंस थी उनको हमने सस्पेंड कर दिया। 2010-11 में गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर फर्दर ब्लो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आ गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि भाई आपका रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी ग्रांट्स यहाँ पर आप दे रहे हो कैपिटल एसेट्स के लिए, जैसे मशीनरीज वगैरह आपको लेनी है जो कि फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट कर देंगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट्स, ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बन गया। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो चार्ज है अब वो हमने क्या करा, इस चेंज में हमारी जो यहाँ पर ग्रांट्स हमने कैपिटल एसेट्स के लिए जो खर्चे करे हैं इनको थोड़ा साइड रख लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट के परव्यू में नहीं रखते।
फिर बजट 2012-13 जब आया तो फाइनेंस एक्ट ने यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट में चेंजेस कर दिए, और जो सेंटर की कमिटमेंट थी कि भाई हम रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर देंगे 0.5% हर साल कम कर करके, इसकी जगह एक नई कमिटमेंट लेकर आए। यहाँ इन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर टाइमली एलिमिनेशन करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। कैसे कब तक करेंगे? मार्च 2015 तक। और फिस्कल डेफिसिट को 3% ले आएंगे मार्च 2017 तक। अब फाइनेंस एक्ट 2015 आया जिसमें टारगेट डेट्स जो थी वो यहाँ पर हमारी क्या रखी गई हैं, वो यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई मार्च 2018 तक। फिर 2017-18 का बजट आया, तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग बजट्स आते गए, और इन्होंने फाइनली क्या करा है 2020 के बजट स्पीच में फिस्कल डेफिसिट को सेटल करा है 3.8% पर 2019-20, और फिर यहाँ पर इनको टारगेट रखा कि भाई 3.5% का टारगेट रहेगा 2020-21 में। अब ये सारी चीजें चल रही थी, तो यहाँ पर आया हमारे पास एनके सिंह का कमिटी। तो एफआरबीएम रिव्यू कमिटी, जिसको यहाँ पर हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी एनके सिंह जी ने हेड किया, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो चुके हैं जब से ये एफआरबीएम एक्ट चल रहा है, और एक बिग डिबेट चल रही है कि क्या इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट के साथ या नहीं करना चाहिए। एक ने बोला भाई डेवलपिंग कंट्री है, लोन वगैरह तो लेने पड़ेंगे। दूसरे ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर एक ने बोला कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट को करने होते हैं, और जो अपर सीलिंग आप लगा दोगे ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को कम कर देगा। दूसरे ने बोला कि अगर हम इन टारगेट्स को लूज कर देंगे तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देंगी, गवर्नमेंट डेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अब यहाँ पर एनके सिंह जी को बोला गया कि भाई आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले किसके बारे में बात होती है? सबसे पहले यहाँ पर बात होती है कि रिकमेंडेशंस हमारी कमेटी की क्या क्या है। तो जो पब्लिक डेट से हमारा जीडीपी का रेशियो है, ठीक है, इसको हम मीडियम टर्म एंकर लेंगे फिस्कल पॉलिसी के लिए। कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो है हमारे सेंटर स्टेट्स के लिए, वो हमें ब्रॉड डाउन करना है 60% बाय 2023। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका हमें एक ऑपरेटिंग टारगेट भी लेकर चलना है। तो कमिटी ने एडवोकेट किया फिस्कल डेफिसिट एज द ऑपरेटिंग टारगेट टू ब्रिंग डाउन पब्लिक डेट। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए सेंटर को बोला कि अपने फिस्कल डेफिसिट को अभी आप 3.5% से यहाँ पर कितना करके लेकर आ जाओ 2.5% 2023 तक। कमिटी ने ये भी बोला कि भाई अब देखो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको अपने रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करना पड़ेगा, और कैसे करना होगा? हर साल 0.25% ऑफ जीडीपी, ताकि यहाँ पर आप 0.8% तक पहुंच जाओ बाय 2023। फिर बोला कि भाई फिस्कल काउंसिल का फॉर्मेशन करो जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस दे। ये यहाँ पर एडवाइजरी फंक्शंस प्रोवाइड करेगी और फोरकास्ट करेगी कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे भाई रियल जीडीपी कितना होगा, नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, टैक्स ब्यूएंसी के बारे में बात करेंगे और कमोडिटी प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हुई एस्केप क्लॉज के बारे में। अब आपको पता है यहाँ पर कोई भी बिजनेस होता है उसकी दो साइकिल्स इस तरह से रहती हैं कि एक टाइम तो वो अपने पीक पर होता है ना, ग्रो करे पीक पर पहुंचा, फिर यहाँ पर नीचे गिरना शुरू होता है, और यहाँ पर फिर आप रिसेशन और ये सारी चीजें देखते हो, और फिर एकदम ही खराब हो जाता है, और फिर वापस यहाँ पर अपनी पीक पर आता है। तो अब ये हमारा काउंटर साइक्लिक टाइम होता है कि भाई यहाँ पर खराब समय जब होता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट कर रहे हैं तो अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज आ गई जैसे कि एक्सटर्नल क्राइसिस आ गए तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर एक्सटर्नल आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो सारी ही कंट्रीज की अपनी अपनी इकोनॉमीज यहाँ पर अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। इसराइल ईरान का वॉर हुआ तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बोला गया कि अब ऐसा जब रिसेशन वाला टाइम आ रहा है तो आपको ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए हम आपकी बोरोइंग्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा ले, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप काउंटर साइक्लिक कवर लेकर आओगे फिस्कल पॉलिसी में, जिसमें कि आप एफआरबीएम तो एक्ट को फॉलो कर रहे हो लेकिन खराब समय आने के लिए यहाँ पर एक कवर भी प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, अब कमिटी ने रिकमेंड किया फिस्कल रिस्क फ्लेक्सिबिलिटीज।
कमिटी बोलती है कि भाई यहाँ पर आप फिस्कल डेफिसिट टारगेट से ऊपर या नीचे भी जा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एस्केप क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटी ने 0.5% का एस्केप क्लॉज रखा। जैसे 3.5% था, फिर 2.5% हो गया है ना, तो 2.5% से 0.5% ज्यादा भी जा सकते हो और 0.5% कम भी आ सकते हो। तो एस्केप क्लॉज जो है वो यहाँ पर कब यूज करोगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर एसेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं? पहला है कि ओवरराइड करोगे अगर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की, वॉर का टाइम आ गया, कोई कलामिटीज आ गई नेशनल प्रोपोर्शन की, मतलब नेशनल कलामिटी आ गई, एग्रीकल्चर जो है वो सीवियरली अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कोलैप्स हो रहा है, फार्म आउटपुट्स कम आ रहे हैं और इनकम लोगों की कम हो रही है, या फिर आप यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आ रहे हो जिसकी यहाँ पर कुछ अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन रहेंगी, जैसे डिमोनेटाइजेशन लेकर आए थे। शार्प डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिला रियल आउटपुट ग्रोथ में ऑफ एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, 3% का सीधा सीधा आउटपुट ग्रोथ में आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कुछ चल रहा है, खराब हो रहा है देश में। डिविएशन, यहाँ पर आपको डिविएशन क्या है? चेंजेस है ना, यहाँ पर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएंसेस आ रहे हैं फ्रॉम द स्टिपुलेटेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट shall not exceed by 0.5 percentage points in a year। ठीक है, अब एस्केप क्लॉज कब इन्वोक हो सकता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसे कर सकती है जब फॉर्मल कंसल्टेशन और एडवाइस आ जाएगी फिस्कल काउंसिल की, जिसको फॉर्म करने की बात की गई। एक क्लियर कमिटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए कि हम अपने ओरिजिनल फिस्कल टारगेट पर वापस आएंगे। अंडर एफआरबीएम ये भी बोला गया कि अगर एस्केप क्लॉज आपका ट्रिगर होता है, आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो ब्रीच हो रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट का, उस टाइम पर आरबीआई भी डायरेक्टली प्राइमरी ऑक्शन करा सकती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अमेंडमेंट्स आ गई हमारे एफआरबीएम एक्ट 2018 में। तो नई रिकमेंडेशंस आई, तो मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या आई? सबसे पहले तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए बोला गया बाय एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% और मोर ऑफ द जीडीपी एट ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ब्रिंगिंग विद द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर से आप यहाँ पर हर साल क्या कर रहे हो? यहाँ पर 0.1% का अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर इससे ज्यादा का। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर आपको 3% जो है जीडीपी के, उससे नीचे नहीं लेकर आना है बाय 31st डे ऑफ मार्च 2021, मतलब जब आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि हमने अब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट टारगेटिंग जो दोबारा लेकर आ गए थे उसे अबेंडन कर दिया और 6 फिस्कल इंडिकेटर्स लेकर आए इन द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसमें पहला फिस्कल डेफिसिट ऐसा परसेंटेज ऑफ जीडीपी, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उसके बाद में टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। ठीक है, इन सबके उसमें आप लेकर जाओगे, इंडिकेटर्स ये वाले रहेंगे। अब 2021-22 में गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक टारगेट नहीं प्रोवाइड किया फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगले 3 साल के लिए इन्होंने कोई भी टारगेट नहीं प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट जो है वो आपका अब अमेंड होगा। तो 2021-22 में आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने एक्ट्स को फिर से अमेंड कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो हमारा 6.8% जीडीपी का रहेगा 2021-22 में। ठीक है, पहले हमने जो रिवाइज्ड एस्टिमेट रखा था वो 9.5% इन 2021 रखा था। फिर यूनियन बजट 2021 के स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि अब गवर्नमेंट यहाँ पर एम कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करेगी टू 4.5% बाय 25-26। ठीक है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क की बात करते हैं अब। तो यहाँ पर 3 साल के लिए रोलिंग टारगेट रखा गया एक्सपेंडिचर इंडिकेटर्स का। ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बतानी थी कि कुछ हमारे पास में अज्यूम कर चीजें चल रही हैं और कुछ रिस्क हमारे साथ ऑफ कोर्स रहेंगे। तो स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रेजेंट करा गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ एफआरबीएम एक्ट। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट बनाया गया कि भाई कितना एक्सपेंडिचर रहेगा अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू। तो एजुकेशन में हमारा कितना एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का, हेल्थ के लिए, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, सब्सिडीज, पेंशन एंड सो ऑन। फिर इस स्टेटमेंट को हमने प्रेजेंट करा। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको जब हमने प्रेजेंट किया, आफ्टर द वन इन विच द बजट इज प्रेजेंटेड, तो बेसिकली ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इसे प्रेजेंट किया, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स क्या थी कि ये जो डेटा था, ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स हैं ये हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को जाता है, तो अब सैलरीज होती है, पेंशन होती है, मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, ग्रांट्स इन एड होते हैं स्टेट्स के लिए, दूसरी कंट्रीज के लिए भी हमें देने पड़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के लिए रहता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, बिसाइड अदर कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम इन सबको कंसीडर करेंगे जब हमारी स्टेटमेंट को हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर जो है हमारा फ्रेमवर्क, उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव था कि एक क्लोजर इंटीग्रेशन हो हमारी एफआरबीएम स्टेटमेंट्स और यूनियन बजट के बीच में। ठीक है, यूनियन बजट आपको क्या बताता है कि कहाँ कहाँ से रिवेन्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ये हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि भाई अपने खर्चों को बचाओ, तो यहाँ पर इन दोनों को इंटीग्रेट कर कर काम करेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कन्वे किया कि भाई हम इनेबल हैं, हम यहाँ पर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा चल रही है, रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और हम यहाँ पर मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस नहीं लेकर आ पा रहे। ये इन्होंने रीजन दिया जस्टिफाई करने के लिए कि भाई हम क्यों नहीं यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा एफआरबीएम एक्ट का, इसकी बात करते हैं। तो ये जो एक्ट था, ठीक है, इसकी वजह से एक तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आए और कुछ नेगेटिव आए। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा धीरे धीरे कम होने लग गया, थोड़ा गवर्नमेंट्स ना यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो गई। अब जैसे बजट आता है और गवर्नमेंट हमें बताती है ना कि कितना फिस्कल डेफिसिट था, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी इसके ऊपर क्वेश्चन करने लग जाती है। तो ये हमें हेल्प किया इन्होंने। फिर यहाँ पर फिस्कल डिसिप्लिन जो था वो हमारा इनहांस हुआ। अब हमारे पास टारगेट्स थे, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स थी, तो गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई अब आप जितनी भी स्पेंडिंग कर रहे हो उसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करो, अच्छे तरीके से करो, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करो, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर फोकस रखो। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव हुई, जो एक रीजन था बहुत बड़ा हमारा एफआरबीएम एक्ट लाने का। तो फिस्कल डेफिसिट जब हमारे कम हुए तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम हुआ, और यहाँ स्टेबल हमारे हो गए एक्सचेंज रेट्स कि अब हमें दूसरी करेंसीज परचेज करनी है, तो हमारी जो खुद की करेंसी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, इसकी वजह से हमारे एक्सचेंज रेट्स भी स्टेबल होने लग गए। एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमें हमारे बिजनेसेस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए मिला। इसके अलावा यहाँ पर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंक्रीज हुई। अब फिस्कल डिसिप्लिन आएगा तो इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाएंगे, वो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो थे फॉर द गवर्नमेंट कि भाई अब वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, इन सब में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए? सबसे पहले तो काउंटर साइक्लिक स्पेंडिंग जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, आपने देखा 0.5% का एस्केप क्लॉज दिया गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अब आप बोरोइंग्स बहुत बार सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है इलेक्शन के लिए कर रहे हो हर बार, आपको यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अलग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और लेकर आने हैं, तो एस्केप क्लॉज हेल्प कर रहा है बट उतना ज्यादा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कट्स देखने के लिए मिले स्पेंडिंग ऑन क्रूशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इन्हीं को पता नहीं क्यों कट कर देती है। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस देखने के लिए मिले। तो ये जैसे अब आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क नहीं बना पाए वो लोग, ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रेमवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो गोल्स अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए थी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। और हमारे देश के नेताओं के बारे में कुछ बोलना आज के टाइम में बेकार है, बट ऑफकोर्स अगर हम बात करें कि पुराने टाइम में जो लोग होते थे, पुराने एज इन हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो इंटेंशन थी हमारे लीडर्स की और अब जो इंटेंशन है उनमें बहुत बड़ा, बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पर पब्लिक डेट जो है इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा। तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट तो आपका कंट्रोल हो गया, लेकिन ओवरऑल पब्लिक डेट जो है उसके लेवल्स बहुत ज्यादा कम नहीं हुए। ठीक है, अब आते हैं हमारे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट पर। तो ये क्यों आई? ये आई कि भाई गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम आउटलाइन करेंगे, स्ट्रेटजीज बताएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे ताकि हम यहाँ पर किस तरीके से हमारे फिस्कल डेफिसिट को कम कर पाए। रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन करेंगे कि भाई गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू हो सकता है, कितना एक्सपेंसेस हो सकते हैं मीडियम टर्म में।
पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यहाँ पर जो अजम्पशंस हम लेकर चल रहे हैं उनको हम स्पेसिफाई करेंगे कि भाई हमने जो प्रोजेक्शंस करे हैं वहां पर हमने क्या अज्यूम करा है। जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में, के इज दिस वैल्यू, कांस्टेंट है, ये है, वो है, तो ऐसे कुछ अजम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं। ओके, फिर बात होती है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर हमारा फोकस किसके ऊपर था? यहाँ पर हमारा फोकस है कि अब हम यहाँ पर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इसको बिल्ड करेंगे और ज्यादा डीपर जाएंगे हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल स्ट्रैटेजी की तरफ। तो डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टैक्स पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो प्लान है कि वो किस तरीके से अपने डेट बर्डन को यहाँ पर मैनेज करे, बोरोइंग्स को इंक्लूड करे और रीपेमेंट स्ट्रेटेजीज को। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि भाई कैसे गवर्नमेंट के जो प्लान है कि वो अपनी स्पेंडिंग को एफिशिएंटली मैनेज करे और इफेक्टिवली मैनेज करे, वो हम देखें। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं कि वो टैक्सेशन को मेंटेन करेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं, चेंजेस क्या ला सकते हैं। रिस्क असेसमेंट की भाई क्या क्या यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क है जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट का फिस्कल ऑब्जेक्टिव नहीं यहाँ पर हम अचीव कर पाए, या और यहाँ पर किस तरीके से इस रिस्क को कंट्रोल या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर हमें ब्रॉडर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है। कैसे करेंगे कि गवर्नमेंट की असेसमेंट करेंगे, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन जैसे जीडीपी आता है ना कि इस साल इतना होगा, लॉन्ग टर्म में इतना रहेगा, इन्फ्लेशन कितना रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोजेक्शंस हमारे, है ना, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे कितना यहाँ पर अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हमें देखने के लिए मिलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो हम कितना कवर कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हमारा क्या रहेगा, क्या यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शनरी रखेंगे, ये सारी चीजें। अब ये सब काम कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले MTFFPS जो है ये आपके ब्रॉडर फिस्कल गोल्स लेकर आता है। FPSS जो है यहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज बता देता है। MEFS जो है मैक्रो इकोनॉमिक, ये आपको यहाँ पर इकोनॉमिक बैकड्रॉप बता देता है। तो आपकी किस तरह से फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट के ओवरऑल इकोनॉमिक विजन में फिट करेगी आपको पता चल जाता है। तो बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आपकी इनहांस हो जाती है। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शंस और स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पर अब आप इनकी स्क्रूटनी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा FRBM एक्ट कंप्लीट हो जाता है। FRBM एक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर परसेंटेजेस वगैरह याद कर लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत बार आपको इस पर से जो क्वेश्चंस होते हैं अगर ये न्यूज में है, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में भी इस पर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपके पास में डिस्क्रिप्टिव पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बेसिक्स तो डेफिनेटली पता ही होने चाहिए, कुछ नंबर्स जो है, परसेंटेजेस जो है वो आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।